नमस्ते दोस्तों। तो होप आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो हम आज करने वाले हैं चैप्टर 4 को कंप्लीट। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 को कंप्लीट। तो उससे पहले हम एक बार फटाफट चैप्टर 4 का एक क्यूमुलेटिव रिवीजन ले लेते हैं। देख लेते हैं आपको लास्ट क्लास से कितनी सारी चीजें याद है। ये आपका टेस्ट नहीं, मेरा टेस्ट है कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। आप साथ में पार्टिसिपेट करेंगे, बिल्कुल भी लेजी नहीं होंगे, आप खुद से जोर जोर से बोलेंगे और साथ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। दिख रहा है मुझे यहां से। तो चैप्टर का नाम था गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सिने क्वा नॉन। इसका मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली नेसेसरी। एक बिजनेस विदाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। अगर एक बिजनेस को सर्वाइव करना है या ग्रो करना है तो उसको जानना पड़ेगा कि गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है और कैसे ऑपरेट हो रही है उनके कंट्री में। फिर हमने पढ़ा था कि एंशियंट इंडिया में कैसे बनते थे पॉलिसीज। तो किंग और उसके फॉलोअर्स मिलकर बनाते थे। फिर ब्रिटिशर्स के टाइम ब्रिटिशर्स अपने फायदे के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते थे और इंडिया को लूट रहे थे बेचारे। सॉरी, मतलब विचारों को लूट रहे थे। उसके बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि भैया हम बनाएंगे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसे ऑपरेट होनी चाहिए और कैसी पॉलिसीज होंगे। तो हम इंडिया में कितने इयर्स का प्लान फॉलो करते हैं? 5 ईयर प्लान फॉलो करते हैं। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951। तो ये ईयर आपको याद रखना है, 1951 में फर्स्ट 5 ईयर इकोनॉमिक प्लान आया था। फिर हमने पढ़ा इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी होती हैं। तो मैक्रो मतलब पूरे इकोनॉमी के लिए हम इकोनॉमिक पॉलिसीज को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है फिस्कल पॉलिसी और एक है मॉनेटरी पॉलिसी। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे सोच के बताइएगा वो कौन सी पॉलिसी है जो जो कंट्रोल करती है कि इकोनॉमी में कितना मनी फ्लो करेगा। फिस्कल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी? बताइए, सोच के बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी एकदम करेक्ट आंसर है। फिस्कल पॉलिसी का सर क्या काम था फिर? तो फिस्कल पॉलिसी का क्या काम है? फिस्कल पॉलिसी बताती है कि गवर्नमेंट टैक्सेस कहां से कलेक्ट करने वाली है और कहां पे स्पेंड करेगी। तो उसके एडजस्टमेंट्स, उसमें चेंजेस, उसमें अपडेट्स, ये सारे फिस्कल पॉलिसी के थ्रू होते हैं। और पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल सेक्टर के लिए हमने देखा था एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ये एक एक इंडिविजुअल सेक्टर के बारे में बताते हैं। तो हमने लिख लिया था। उसके बाद में ये पॉलिसी कैसी काम कर रहे हैं कि पॉलिसी से रिजल्ट आ रहा है या नहीं, डिजायर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए वो आ रहा है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे? तो उसके लिए सर हम कुछ इंडिकेटर्स फॉलो करते थे। फर्स्ट इंडिकेटर था जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या बताता है? जीडीपी मतलब कि पूरे कंट्री का जो आउटपुट है वो कितना है विद इन आवर बॉर्डर्स। हमारे पास मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। उसके बाद में आया था इन्फ्लेशन, मतलब इंक्रीज इन कॉस्ट। ये था इन्फ्लेशन। तो क्या हमेशा इन्फ्लेशन एक गुड साइन होता है या बैड साइन होता है? सर, इन्फ्लेशन गुड साइन होता है अगर वो एक कांस्टेंट रेट या स्लो रेट से ग्रो है। ऐसे अब्सर्ड रैंडमली बढ़ जाए, कम हो जाए, वो सर इकोनॉमी को हार्म करता है। और डिफ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन का उल्टा, जैसे कॉस्ट कम होते हैं, तो क्या वो अच्छा साइन है क्या? नहीं सर, डिफ्लेशन भी अच्छा साइन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि आपका इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रहा है। ठीक। फिर नेक्स्ट टैक्स रेट्स, अगर टैक्स रेट्स कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आने के संभावनाएं रहेंगे। फिर इंटरेस्ट रेट्स, बोरिंग इंटरेस्ट रेट्स और इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट्स। अगर बोरिंग इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो बिजनेस ज्यादा बोरो करेंगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्लरिश करेगा। अगर इन्वेस्टमेंट रेट ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, सेविंग ज्यादा होगी इकोनॉमी। तो हमें एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है। उसके बाद में एक्सचेंज रेट्स, ये हमने एग्जांपल्स के साथ समझा था। तो अगर इंटरेस्ट रेट हेल्दीली, सॉरी एक्सचेंज रेट हेल्दीली थोड़ा थोड़ा ग्रो कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? इंपोर्ट्स कॉस्टली होता जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट कर जाएंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के तरफ। हम चाहेंगे कि मेक इन इंडिया ही हो। और एक्सपोर्ट्स, हम एक्सपोर्ट करने का सोचेंगे क्योंकि हम इंसेंटिव मिलता रहेगा। इस रीजन की वजह से हम एक्सपोर्ट करने का सोचेंगे। फिर हमने पढ़ा था पॉलिसी फॉर्मुलेशन के स्टेप्स। तो पहले वो लोग सोचते हैं, ऐसे बैठ के सोचते हैं कि यार पॉलिसी किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बताना है। फिर पॉलिसी में कंटेंट्स क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस इससे अफेक्ट होंगे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या क्या मेथड से कम्युनिकेशन होगा या क्या क्या मेथड से हमें डेटा मिलेगा,
एंड फाइनली मार्केट या मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कैसे ये इफेक्ट करेगा। फाइनली तब जाके हमारे पास पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है और वो पॉलिसी अप्लाई होती है पूरे नेशन पे। ठीक है, तो यहां तक आई होप हम सब एकदम क्लियर हैं। जोर से बोलिए हाँ सर क्लियर है एकदम। तो नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक पे चलें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज हमारा टारगेट रहेगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट करें, और कंप्लीट हो जाएगा और कुछ छोटे मोटे टॉपिक से बचें। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज कंप्लीट होने वाला है सर, उसके बाद में और नेक्स्ट क्लासेस के बारे में बता दीजिए ना। तो चैप्टर 5 हमें मैक्सिमम शायद 1 या 2 क्लासेस मैक्सिमम लगेगा, और चैप्टर 6 जो है वो बहुत ही ज्यादा बहुत भयंकर इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे टर्म्स है जो मुझे आपके साथ शेयर करने, मैं तो सच में उसके बारे में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि चैप्टर 6 में इतने अच्छी चीजें भरी हुई हैं जो आपको रियल लाइफ में भी यूज आएंगे। आपको रियल लाइफ के टर्म्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो चैप्टर 5 में भी इंटरेस्टिंग चीजें वो बताएंगे कि आरबीआई का काम क्या होता है, और जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है कैसे वो हमारे तक पहुंचते हैं। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपके बीसी के सिलेबस में कवर्ड है, प्लस मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी देता रहूंगा। जैसे आज भी टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी, जो बुक से भी हटके, तो आप बिजनेस वर्ल्ड को जान रहे हैं। ठीक, तो आपको एकदम इंटरेस्टेड रहना चाहिए। चलिए सर, तो इंटरेस्टेड हैं तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज कितने टाइप्स के होते हैं, वो है अपना नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। आप साथ साथ में अभी नोट कर सकते हैं, जब मैं आपको बोलूं कि अभी यार नोट मत करिए तो उस टाइम पेन रख दीजिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, आपको मौका दिया जाएगा नोट करने का। ठीक है, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंडेड इम्पैक्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंडेड इम्पैक्ट, मतलब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस कि वो किन लोगों को इंपैक्ट कर रहे हैं या कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस में हम गवर्नमेंट पॉलिसीज को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइप है प्रोटेक्टिव पॉलिसीज। सर ये पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? तो आज टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर सेगमेंट, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। मान लीजिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है तो गवर्नमेंट उनके लिए पॉलिसीज बनाती है। ठीक है, लिख लीजिए, इट एम्स टू प्रोटेक्ट द बिजनेसेस so that they may sustain themselves and grow, so that they may sustain themselves and grow। सर इसका एक एग्जाम्पल मिल सकता है क्या? आपको पता है इंडिया में जो सोलर सेक्टर्स थे ना, सोलर सेक्टर्स थे, तो पहले क्या होता था, चाइना डंप करती थी सोलर पैनल्स इंडिया में, सोलर प्रोडक्ट्स, सोलर पैनल्स, एलईडी प्रोडक्ट्स, ये सब डंप कर देते थे। मतलब डंप करना मतलब एकदम फ्री, फ्री नहीं मतलब बहुत कम प्राइसेस में दे देना। तो इससे क्या हुआ, जो लोकल बना रहे थे ना उनको भयंकर घाटा हो रहा था, तो वो बेचारे फंस गए। वो देख रहे हैं कि यार हम इंडिया को ग्रो करने के लिए यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन यार ये चाइनीज कंपनी को डंप करने का मौका दे रही है गवर्नमेंट। तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला, देखो यार गवर्नमेंट ऐसे बहुत खराब हो रहा है हमारे साथ, हम इंडिया को, भारत माता को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और आप चाइना वाले को डंप करने दे रहे हो। तो ऐसा बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये बस एक प्रोडक्ट बार बार न्यूज में आ रहा था, रिपीट हो रहा था। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बोला यार ये तो बात सही है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि देखो यार चाइना जी ऐसे चलेगा नहीं। तो उन्होंने बोला जब भी आप इंपोर्ट करोगे हम एक्स्ट्रा ड्यूटी चार्ज करेंगे। मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट पर्टिकुलर 100 रुपीज में इंपोर्ट कर रहे हैं और मार्केट में, इंडियन मार्केट में वो 150 रुपीज में बन रहा है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि यार देखो ये 100 रुपीज आप ला रहे हो, हम आपसे एक्स्ट्रा ड्यूटी चार्ज करेंगे 50%। मैं एक्चुअल फिगर नहीं बोल रहा हूं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, सो दैट ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इसके पार में आ जाए, दोनों एक बराबर सेक्टर में आ जाए। ठीक है, ये सब होते हैं प्रोटेक्टिव पॉलिसीज। ये बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है।
फिर नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज। साथ में नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इट पुट्स अ कर्ब ऑन बिजनेस ग्रोथ should it become detrimental to the interest of consumer and public at large। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लिखाऊंगा, लेकिन पहले स्टोरी सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सच में आपको सुन के भी मजा आएगा। आपको पता है थोड़ी अडल्ट टॉक करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है, तो एकदम आप अब अडल्ट हो गए तो ऐसी बात कर सकते हैं। तो आपको पता है इंडिया का बियर मार्केट है, 88% उसका, मतलब इंडिया में जो जितनी टोटल बियर बनती है और जितनी बियर कंज्यूम होती है उसका 88% सिर्फ 3 कंपनीज कैप्चर कर रखी हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। मार्केट शेयर ऑफ इंडियन बियर मार्केट, देखिए किंगफिशर, कार्लसबर्ग, बडवाइजर, ट्यूबॉग, हेनिकेन, ये सब टॉप 10 बियर ब्रांड्स हैं। आपको एक बार बस हिंट के लिए देखिए कितना बड़ा है ये मार्केट। देख रहे हैं आप, 5533.73 मिलियन लीटर्स। सोच रहे हैं इसका इनटू जो भी प्राइस आपको पता होगा, हाँ इनटू जो भी प्राइस होगा उस प्राइस से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट है, उसका 88% सिर्फ 3 कंपनीज कंट्रोल कर रहे थे। और रिसेंटली क्या हुआ था, एक सेकेंड, वो न्यूज मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। आ, एब, एबिनबेव पेनल्टी, हाँ ये रहा, मिल गया ना। तो क्या हुआ था मैं बता रहा हूं आपको, जो 3 कंपनीज कंट्रोल कर रही थी, मतलब पूरे बियर मार्केट के, इंडिया के बियर मार्केट को, वो क्या कर रहे थे 2009 से लेके 2021 तक उन्होंने प्राइस धीरे धीरे बढ़ाते रहे, और प्राइस उन्होंने इतना बढ़ा दिया कि वो डबल कर चुके थे प्राइस। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो अपने प्राइसेस बस इंक्रीज करे जा रहे थे सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स। तो फिर क्या हुआ था, देखिए ये वाले न्यूज पढ़ते हैं। देखिए यूबीएल, यूनाइटेड बेवरेजेस और सीआईपीएल 750 करोड़ और 120 करोड़ का उनके ऊपर पेनल्टी लगा है। देख रहे हैं आप, सीसीआई, यूनाइटेड ब्रेवरीज, कार्लसबर्ग इंडिया, देखिए इन दोनों को लगाए, पेनल्टी लगाए। ये क्या कर रहे थे, प्राइसेस बढ़ाए जा रहे थे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर पेनल्टी लगाए। तो हमारे पास इंडिया में एक एक्ट है, कंपटीशन एक्ट 2002 का आई बिलीव। तो उसमें क्या होता है, वो बोलते हैं कि अगर आप ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो जिसके वजह से आप मोनोपोली बन जा रहे हो, तो हम, मतलब इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कोई भी मोनोपोली एग्जिस्ट करे। अगर एक मोनोपोली एग्जिस्ट करेगी तो वो मार्केट को डोमिनेट करेगी और अपने टर्म्स पे चलाएगी मार्केट को, तो वो लोगों को लूटना स्टार्ट कर देगी, मेन रिसोर्सेस को मतलब कर्व कर देगी। इससे वजह से फॉल्स प्राइस राइजेस होगा और इंडिया का नाम खराब होगा, कंज्यूमर्स पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। इस रीजन के वजह से ये एक्ट बनाया गया है, कंपटीशन एक्ट 2002। तो यहां पे आप पढ़िए, देखिए, इट पुट्स अ कर्व ऑन बिजनेस ग्रोथ
शुड इट बिकम डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड पब्लिक एट लार्ज। तो अभी जो हमने एग्जांपल पढ़ा था वही हुआ ना एकदम, कंपटीशन मतलब सीसीआई ने उनके ऊपर लगाया था, यूपीएल और कार्लसबर्ग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाया, वही वाली अब चीज हम लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, कंपटीशन एक्ट 2002, ये इस रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी का एक एग्जाम्पल है, और वो न्यूज भी लिख लेते हैं हम, ब्रैकेट दे के आप न्यूज भी लिख लीजिए। सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई imposed penalty on United Beverages Limited and Carlsberg India Private Limited for following restrictive trade practices in the beer industry। तो ये एग्जाम्पल आपको एकदम हमेशा याद रहेगा, अपने से कनेक्टेड है ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रेगुलेटरी पॉलिसीज। ये सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं सो दैट वो मार्केट एक्टिविटीज को रेगुलेट कर दें। अब जानते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस रेगुलेट कौन करता है? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसका काम क्या होता है? वो बताता है कि कैसे मार्केट को रेगुलेट करना है, कैसे सेटलमेंट होगा, मतलब ब्रोकर्स कितना कमीशन चार्ज कर सकते हैं, उनको कैसे ब्रोकरेज मिलेगा, उसके बाद में सेटलमेंट कैसे होगा, शेयर्स एक डीमैट अकाउंट से दूसरे डीमैट अकाउंट में कैसे जाएंगे, पेमेंट कैसे होगा, प्राइस फ्लक्चुएशन का रेंज भी फिक्स करता है सेबी सो दैट मार्केट में स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा ना हो, प्रमोटर्स अपना कितना स्टेक होल्ड करेंगे कंपनी में। तो ऐसे बहुत सारी चीजें रेगुलेटरी पॉलिसीज में कवर अप होती है। तो एक एग्जांपल जैसे हमने बताया सेबी का, ऐसे ही आरबीआई भी अपना काम करती है, ठीक है। तो रेगुलेटरी पॉलिसीज के अंदर लिख लीजिए, इट एम्स एट पुटिंग in place an instructional set up for organized functioning of relevant activity or market। तो इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिए आरबीआई, सेबी, आईआरडीए। आप जानते हैं आईआरडीए क्या है? आईआरडीए के बारे में आपने कभी सुना हुआ है? आप कभी इंश्योरेंस कराएं? आप वो टीवी में ऐड आता है ना, पॉलिसी बाजार वगैरह, तो उसमें देखना ऐड जब एंड होने वाला होता है ना, एक बड़ा सारा वो लिखा हुआ बहुत सारा चीज होता है, उसमें आईआरडीए होगा। आईआरडीए का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उसका काम क्या होता है? वो इंश्योरेंस कंपनीज को या इंश्योरेंस जो सेलिंग प्लेटफॉर्म है उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, फैसिलिटेटिव और डेवलपमेंटल पॉलिसीज। फैसिलिटेट करना या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर को डेवलप करने के लिए अगर हम पॉलिसीज बनाते हैं उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटिव और डेवलपमेंट पॉलिसीज। तो वही चीज लिख लीजिए, दीज आर द वंस which facilitate any activity। तो आपको पता है इंडिया में एक एक्ट है एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एक्ट। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट फैसिलिटेट करना चाहती है छोटे बिजनेसमैन को या मिडिल स्केल बिजनेसमैन को सो दैट वो ग्रो कर सकें, ठीक है। तो ये अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा हाइप में और एक्चुअली अच्छा है, सो दैट मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस को एक बार ग्रो करने का मौका तो मिले।
तो इस रीजन की वजह से एमएसएमई एक्ट बनाया गया। एमएसएमई एक्ट में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है जिसकी वजह से एमएसएमई को बेनिफिट मिल सकता है। तो वो बेनिफिट लेने के लिए आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो आप पूछिएगा पापा जी से, मतलब आपके पेरेंट्स से पूछिएगा कि बिजनेस मैनेज कर रहे हैं तो उद्यम सर्टिफिकेट है या नहीं, आप एमएसएमई का बेनिफिट ले पा रहे हैं या नहीं। तो अगर इनकेस अगर आप एमएसएमई में फॉल करते हैं तो आपको एक बेनिफिट मिलता है मुद्रा लोन स्कीम का। वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज को मिलता है। आप मुद्रा लोन मतलब आप 10 लाख का लिमिट, आपको एक सीसी लिमिट मिलता है, मतलब लोन मिलता है। सीसी लिमिट मतलब कैश क्रेडिट का लिमिट मिलता है, आप जितना यूज करेंगे उतना पे इंटरेस्ट लगेगा और आपको वैसे एक रोटेशन में उसको रखना पड़ता है। तो ये आपको एक सीसी लिमिट मिलता है। मान लीजिए कि अप टू मैक्सिमम 10 लाख तक का लिमिट होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। इससे आपके पास कैश अवेलेबल होगा सो दैट आप क्रेडिटर्स को पे कर सकते हैं, आप फास्टर रोटेशन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। तो ये मुद्रा लोन होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें सिर्फ एमएसएमई को अवेलेबल होती हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें जो एमएसएमई को अवेलेबल है, कम इंटरेस्ट रेट में लोन्स, फिर मुद्रा लोन स्कीम, उनको फास्टर पेमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एमएसएमई एक्ट में लिखी हुई हैं। तो एग्जाम्पल एमएसएमई एक्ट, ये भी तो गवर्नमेंट पॉलिसी है ना। या फिर और एक है एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। तो गवर्नमेंट कुछ सेंटर्स रन करती है जहां पे नेशनल स्किल्स डेवलप होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेंटर्स डेवलप हो रहे हैं। एक अपना कटक में जो रविंद्र यूनिवर्सिटी है वहां पे भी बन रहे हैं। तो बीच में एक दिन वहां के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड है उनसे बात हो रहा था, तो उन्होंने बोला कि हाँ हम डेवलप कर रहे हैं। तो मोस्टली शायद वो बैकवर्ड एरिया के स्टूडेंट्स के लिए वो डेवलप कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे हर स्टेट में हर सिटी में गवर्नमेंट प्लान कर रही है सो दैट लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जा सके, लोगों में स्किल्स डेवलप करे जा सके, सो दैट जॉब्स अवेलेबल कराए जा सके, ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर, सॉरी वो सेंटर नहीं है, कॉर्पोरेशन है, सॉरी सॉरी सॉरी, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो हमने 4 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज पढ़ी कि गवर्नमेंट प्रोटेक्टिव पॉलिसीज की एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या एक पर्टिकुलर सेगमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, रेस्ट्रिक्टिव आपको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, एक पर्टिकुलर बिजनेस के ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए सो दैट वो मोनोपोली नहीं बन जाए। उसके बाद में एक है रेगुलेटरी, एक पर्टिकुलर सेक्टर या एक पर्टिकुलर सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए। फिर एंड फाइनली फैसिलिटेटिव और डेवलपमेंट पॉलिसी सो दैट एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को डेवलप या फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो 4 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। तो आई बिलीव आप सब मतलब ये चारों पॉइंट्स में क्लियर है। हाँ सर एकदम क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 सर, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है? इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस। इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस। तो अभी आपको जो जानने मिलेगा वो बहुत ही भारी चीज है। ये जो आप पढ़ रहे हो, ये 3 चीजों ने इंडिया को कंगाल होने से बचा के इंडिया के इकोनॉमी को एक फ्लरिशिंग इकोनॉमी बना दिया। अगर आपको जानना है कि इंडिया, मतलब आपको पता है एक्चुअली इंडिया जब मनमोहन सिंह जी आए थे ऑलमोस्ट उससे जस्ट उसी टाइम, तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत सॉरी स्टेट में थी। हमारे फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो चुके थे, ऑलमोस्ट खत्म होने वाले थे। हम मैक्सिमम 7 दिन के फॉरेन रिजर्व्स हमारे पास थे। तो सोचिए एक कंट्री, उसके पास सिर्फ मैक्सिमम 7 दिन के फॉरेन रिजर्व से इस स्टेट में हम ऑपरेट कर रहे थे। वहां से लेके आज का दिन देखिए, आज इंडिया मोस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में काउंट होती है। तो ऐसा क्या हुआ था उस टाइम जिस वजह से ऐसे, मतलब क्या पॉलिसीज उन्होंने फॉलो की या ऐसा क्या इकोनॉमिक चेंज लाया जिसके वजह से इंडिया में ये ड्रास्टिक चेंज आया, ये ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज आया। तो उन्होंने बस ये काम किया था, एलपीजी, एलपीजी किया था उन्होंने। सर एलपीजी गैस सिलेंडर? नहीं नहीं, ये दूसरा एलपीजी है। उन्होंने क्या किया, लिबरलाइजेशन
प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सर अब है क्या वो भी बताइए ना। सुनिए ध्यान से सुनिएगा, पेन वेन रख दीजिए, ध्यान से बस सुनिएगा। पहले क्या होता था, एक स्टोरी बता दूं आपको। इंडिया की इकोनॉमी में एक बार एक एनआरआई, एनआरआई क्या होता है, जो इंडिया इंडिया में बॉर्न होते हैं या उनके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न होते हैं लेकिन वो बाहर रहते हैं। तो एक एनआरआई था जो इंडिया में 1000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता था। और ये बात है बहुत पुरानी, आप बिलीव कर लीजिए अराउंड 1995 1998 उस टाइम की। तो वो क्या इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता था, 1000 करोड़ उसके पास थे। वो बोला मैं इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करना चाहता हूँ, मुझे इंडिया में बहुत ट्रेमेंडस स्कोप लग रहा है। तो उस बंदे ने क्या किया, उस बंदे ने यहाँ पे एक लाइसेंसिंग ऑफिस खोली। लाइसेंसिंग ऑफिस का काम क्या होता है, वो गवर्नमेंट से सारे परमिशन वगैरह लेते हैं। तो एक फॉर्मल ऑफिस खोली गई थी। 6-7 महीने उसने कितना भागा दौड़ी किया, सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास गया कि भैया मुझे इन्वेस्ट करना है, मुझे बस परमिशन दे दीजिए, मैं इंडिया में पैसे लेके आऊंगा। इंडिया में ऑलरेडी बहुत सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स था। उसने बोला कि मैं पैसे लेके आऊंगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ग्रोथ होगी इंडिया की, आप मुझे बस परमिशन दे दीजिए, मैं पैसे लेके आ पाऊं। तो कोई सुन ही नहीं रहा है। उसने बोला यार ये काउंटर पे नहीं होगा, दूसरे काउंटर पे जाओ, दूसरे डिपार्टमेंट के पास जाके आओ, उसका साइन लेके आओ, इसका साइन लेके आओ, घूस दीजिए। तो उसने बोला कि मैंने इतने पैसे खिलाए फिर भी मुझे फाइनली परमिशन मिली ही नहीं। तो गुस्सा हो गया, वो चला गया। उसने बोला यार नहीं, इंडिया में अभी पैसे नहीं लगा सकते। जिस खराब स्टेट में अभी है उसको उन्होंने नाम दिया था लाइसेंस राज। कुछ लिमिटेड कंपनीज थी जो पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रखी थी और सिर्फ उन्हें ही लाइसेंस दिया गया था, और कोई लाइसेंस लेने का प्रोसेस ही नहीं था, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बना दिया था उन्होंने। तो उन्होंने बोला लाइसेंस लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हम यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। तो वो पैसे लेके चले गए, वो बोले नहीं यार इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना है। और उस टाइम एक्चुअली इंडिया में बहुत सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स था। तो गवर्नमेंट को पता चला इस बात का कि यार देखो ये अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से मिस हो गई है। ऐसे कंटिन्यूसली बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिस होना चालू हो गई। फिर उनको लगा यार ऐसे तो अपने पास लोग पैसे लेके खड़े हैं लेकिन हम अपनी इकोनॉमी नहीं खोल रहे हैं। ये लाइसेंस राज के चलते लोग बस घूस खा रहे हैं लेकिन किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है, इंडिया ग्रो ही नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, इंडिया में एक रिवोल्यूशन लाना पड़ेगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला एलपीजी सबसे बेस्ट है। एलपीजी में एल क्या आता है, लिबरलाइजेशन। अभी कुछ नहीं लिखना, बस ध्यान से सुनिए। एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने इकोनॉमी को ओपन करना, ये लाइसेंस राज को बंद करना। यार लाइसेंस राज नहीं है आपके लिए, हम आपको स्वागत करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। तो वन विंडो क्लियरेंस हो गया, जैसे ओडिशा में होता है। ओडिशा में अगर आपको पता होगा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने किया था वन विंडो क्लियरेंस। मतलब आपको बस आप यहाँ पे आके अप्लाई कीजिए, सारे क्लियरेंस आपको यहीं पे मिल जाएंगे, कहीं भागा दौड़ी करने की जरूरत नहीं है। लिबरलाइजेशन मतलब अपने इकोनॉमी को ओपन अप करना, ट्रेड फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करना, उसके बाद में ये जो लाइसेंस राज को खत्म करना, इकोनॉमी को फ्री फ्लो में कंटिन्यू करते रहना, जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशंस है उनको मैनेज करना, ये सारी चीजें लिबरलाइजेशन में आती है। फिर नेक्स्ट पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन तो पहले क्या हो रहा था, गवर्नमेंट सोच रही थी यार हम भगवान है, हम सारी इंडस्ट्रीज को मैनेज कर लेंगे, लोग हमारे पास भागे दौड़े आएंगे और हम बहुत प्रॉफिट कमाएंगे, पैसा ही पैसा होगा अपने पास। लेकिन क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन की वजह से, नहीं आई मीन गवर्नमेंट ओन्ड फैक्ट्रीज की वजह से या गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेसेस की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे। क्योंकि वहां पे वो ब्लैक रेड टेपिज्म रह रही थी। रेड टेपिज्म मतलब ब्लैक मनी जनरेट हो रहा था, लोग घूस खा रहे थे, उसके बिना काम नहीं हो रहे थे। जो टेंडर्स पास हो रहे थे वो जो घूस दे रहे थे उनको टेंडर्स पास हो रहे थे, तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे थे और टाइम पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे, वो तो गवर्नमेंट को पता ही था। तो गवर्नमेंट ने देखा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हम इतने पैसे लगाए जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे तो यार प्रॉफिट ही नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो तो यार मस्त मुनाफा कमा रहे हैं, तो ऐसा हम में क्या है, ऐसा हम में क्या नहीं है जो उनमें है। तो गवर्नमेंट ने देखा यार प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा, अपने को भी प्राइवेट प्लेयर्स को ये फील्ड में प्ले करने देना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने बोला चलो प्राइवेट प्लेयर्स को हम अपने साथ मिला लेते हैं, तो दैट पूरा कंट्री ग्रो कर सके। तो अभी रिसेंटली उन्होंने रेलवेज का भी प्राइवेटाइजेशन किया था। अब वो फोटो देख रहे हैं ना दिल्ली रेलवेज का,
तो वो प्राइवेटाइजेशन की वजह से ऐसे धीरे धीरे बढ़ रहे। फिर नेक्स्ट आया ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब अपने बॉर्डर्स खोल देना, हमारे हमारे हम अपने कंट्री को इकोनॉमी का एक पार्ट बोल दे रहे हैं। जैसे नॉर्थ कोरिया वगैरह में वो अपने आप को सेग्रीगेट करके रखते हैं, यहाँ पे नहीं। इंडिया ने बोला यार मिलना पड़ेगा लोगों से, मतलब हमें इकोनॉमी का एक पार्ट बनना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा इकोनॉमी फ्लरिश नहीं करेगा। तो ये था ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन चीजें, ये एलपीजी ने इंडिया का फेट बदल दिया और इंडिया बहुत मैसिवली ग्रो किया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चलिए तो लिबरलाइजेशन के ऊपर कुछ चीजें लिख लेते हैं। लिबरलाइजेशन, इसका मतलब इट मीन्स टू रिमूव ऑब्लिक लूजन ट्रेड restrictions dismantling of licenses oblique permits, deregulation and easing of approvals। इसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, मतलब अपनी इकोनॉमी को लिबरल बनाना। फिर नेक्स्ट प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में लिख लीजिए इट रेफर्स टू मैनेजरियल अप्रोच। गवर्नमेंट ने बोला ना यार उनमें क्या, उनमें ऐसा क्या है जो हम में नहीं है, तो मैनेज करना, कैसे मैनेज करते हैं वो रिसोर्सेज को, कि यार हमारे पास जो इतना रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूज करना है, उससे मैक्सिमम प्रॉफिट्स लाने। लेकिन गवर्नमेंट की चीज होता है यार, गवर्नमेंट की चीजें जैसे तैसे यूज करो। ठीक है, इट रेफर्स टू द मैनेजरियल अप्रोच ऑफ चेंजिंग द ओनरशिप स्ट्रक्चर of one or more government owned institutions, one or more government owned institutions। फिर प्राइवेटाइजेशन में कंटिन्यू कीजिएगा। टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि गवर्नमेंट कैसे अपना वो मैनेजरियल अप्रोच चेंज करेगी, तो उसको हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। टाइप्स, तो 4 टाइप से गवर्नमेंट अपना ओनरशिप को प्राइवेट ओनर्स में कन्वर्ट कर देती है, या फिर प्राइवेट प्लेयर्स को ओनरशिप का फीलिंग देती है, फीलर देती है। तो उसके लिए 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स में डिवाइड कर लीजिए उसको। एक सेकेंड, सबसे पहला डेलीगेशन, फिर नेक्स्ट डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फाइनली डिसइन्वेस्टमेंट। पहले सुन लीजिए, फिर आपको लिखने का मौका दिया जाएगा, एक बार बस ध्यान से सुन लीजिए। डेलीगेशन का मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट प्लेयर्स को बोलती है कि हम आपको ये प्रोजेक्ट आउटसोर्स कर रहे हैं, आपको हमारे इक्विटी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास ही रहता है, लेकिन गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट को आउटसोर्स करती है प्राइवेट प्लेयर्स को, सो दैट उनको पता है कि प्राइवेट प्लेयर्स अच्छे से काम को करके देंगे। तो उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की जाती है कि आप बना के दीजिए ये प्रोडक्ट, या आप बना के दीजिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। डाइवेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एंटिटी का, एक कंपनी का शेयर्स प्राइवेट प्लेयर्स को सेल कर देती है, एक मेजर पोर्शन ऑफ ओनरशिप सेल कर देती है, उसको हम बोलते हैं डाइवेस्टमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज बनाती है जिससे प्राइवेट प्लेयर्स भी उस सेक्टर में ग्रो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट का बीएसएनएल एमटीएनएल है, गवर्नमेंट ने क्या बोला,
हम ऐसे रेगुलेशंस बना दे रहे हैं ताकि कोई भी कंपनी आके, कोई भी प्राइवेट प्लेयर आके टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट कर सके, सो दैट मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो। धीरे धीरे जैसे जैसे प्राइवेट प्लेयर्स ग्रो करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा जो कंपनी होगा, गवर्नमेंट कंपनी, वो ऑटोमेटिकली उसका शेयर कम होता जाएगा और हम बंद करके निकल जाएंगे। उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जैसे बीएसएनएल के साथ हो रहा है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट कुछ सर्टेन स्टेक, छोटा मोटा स्टेक प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देती है, सो दैट मिल के काम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हैं 4 टाइप्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। तो डेलीगेशन में लिखेंगे गवर्नमेंट कीप्स होल्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइवेट प्लेयर हैंडल्स ऑपरेशन। तो उनको कोई पर्टिकुलर काम डेलीगेट कर दिया जाता है, हैंडल्स ऑपरेशन। डाइवेस्टमेंट, गवर्नमेंट सेल्स मेजॉरिटी स्टेक। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, प्राइवेट एंटरप्राइज ग्रोज एंड एंड्स गवर्नमेंट मोनोपोली। तो ये तो हुआ ही था बीएसएनएल के साथ, देख लीजिए आप, एयरटेल, जियो, वीआई, ये सब ग्रो किए और ऑटोमेटिकली उन्होंने बीएसएनएल को पीछे छोड़ दिया। तो अभी बीएसएनएल का सब्सक्राइबर बेस बहुत ज्यादा कम हो गया है। फिर नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, यहां पे गवर्नमेंट अपना छोटा मोटा ओनरशिप बेच देती है। गवर्नमेंट सेल्स पोर्शन ऑफ ओनरशिप, पोर्शन ऑफ ओनरशिप, उसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक, क्लियर है? आपने नोट कर लिया ये? अच्छा, उससे नेक्स्ट टॉपिक पे चलें उससे पहले एक छोटा सा गाना सुनेंगे, थोड़ा रिफ्रेश लगेगा। थ्योरी के बीच में एक गाना सुने तो बहुत हेल्पफुल होता है, अपना ब्रेन वापस एक्टिवेट होता है। कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? ऐसे हिप हॉप वाले सुनेंगे तो हेडेक होने लग जाएगा। कोटा फैक्ट्री 2, कोटा फैक्ट्री 2 भी अच्छा। अगर मैं तो ऐसे जनरली मैं नहीं बोलता हूँ कि आप सीरीज देखो, लेकिन कोटा फैक्ट्री देख सकते हो, अच्छा है। चलिए, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे? यही गाना लगा देते हैं, तू ही है। ऐड नहीं यार, हाँ, चलो 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 चलो, हो गया। इट इज द फ्लो ऑफ कैपिटल, फ्लो ऑफ कैपिटल, investment to an enterprise in a nation by another enterprise based in different nation by acquiring a majority stake, by acquiring a majority stake in ownership in the target company। तो वही चीज जो अभी हमने डिस्कस की, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई। टारगेट कंपनी मतलब जिस कंपनी का स्टेक अक्वायर हो रहा है। मान लीजिए इंडिया, वो फोन पे की कंपनी में वो चाइना वाले इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो फोन पे टारगेट कंपनी कहलाएगी। लेकिन नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, इट इज प्रोहिबिटेड, एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन द फॉलोइंग सेक्टर्स। क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार अगर इसमें मैंने उनको अलाउ कर दिया तो वो पूरे कंट्री को भी बर्बाद कर देंगे। जैसे मान लीजिए डिफेंस के लिए अगर चाइना के हाथ में हमने पकड़ा दिया तो पूरी कंट्री बर्बाद हो गई ना अपनी। ठीक है, तो ये सब सेक्टर्स में एफडीआई प्रोहिबिट किया गया। क्या, कौन कौन से सेक्टर्स में?
एटॉमिक एनर्जी बहुत खतरनाक है। एक जन के पास अगर स्टेक चला गया तो वो जो वोटिंग डिसीजन लेगा वो पूरी कंपनी को मानना पड़ेगा। लॉटरी, गैम्बलिंग, चिट फंड, लक्ष्मी चिट फंड, वो फॉरेन नेशनल से पैसा नहीं ले सकती थी। डिफेंस, पॉइंट नंबर 5, एग्रीकल्चर। एक्चुअली आपको पता है चिट फंड होता क्या है? चिट फंड मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप लोगों से कुछ पैसे कलेक्ट करो, सो दैट एक सेविंग्स का हैबिट इनकलकेट किया जा सकता है। वो पैसा कलेक्ट करते हैं, उसको बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते हैं और वहां से ग्रो जो आता है वो पैसा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एक्चुअली चिट फंड का काम होता है। लेकिन आप जो लक्ष्मी चिट फंड देखते हैं गोलमाल में, वो दूसरा चिट फंड है, वो चीट फंड है, CHEAT फंड है। 21 दिन में पैसे डबल, रियल एस्टेट। ये सब कुछ सेक्टर्स है जहां पे FDI को प्रोहिबिट किया गया है, FDI अलाउड नहीं है। फिर उसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, वो है रहने दीजिए, उसके अंदर एक सब हेडिंग बना लीजिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। FII। तो आपको FII का मतलब समझाऊं उससे पहले एक बार आपको FII की झलक दिखाना चाहता हूं कि वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। FII नेट इनफ्लोज इंडिया, FII इन्वेस्टमेंट। देखिए FII ने इंडिया में इन्वेस्ट किया था। हम कैलेंडर ईयर देख रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर 2021 देख लीजिए आप, रुपीज INR इन करोड़ लिखा हुआ है। और अगस्त मंथ का देख लीजिए, इक्विटी में उन्होंने इन्वेस्ट किया था 2083 करोड़। सितंबर में वो हो गया 13,536 करोड़ इन्वेस्ट किया गया। टोटल में देख लीजिए, वो सिर्फ इक्विटी की बात थी, टोटल में देखिए 23,182 करोड़ उन्होंने इन्वेस्ट किया है इंडिया में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, इतना पैसा उन्होंने इस महीना सितंबर महीना में लाया है इंडिया में, 23,182 करोड़। तो स्टॉक मार्केट तो बहुत ज्यादा इंफ्लुएंस होते हैं FII के नेट इनफ्लोज से। तो FIIs एक्चुअली होते क्या हैं सर? FIIs मतलब लार्ज इंस्टीट्यूशंस जिनके पास बहुत पैसा है, वो इन्वेस्ट करते हैं मतलब कोई कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री में, अपने कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में, उनको हम कहते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो लिख लीजिए उसके अंदर, लार्ज फॉरेन इन्वेस्टर्स, लार्ज फॉरेन इन्वेस्टर्स। जैसे मान लीजिए कोई जैसे एम्प्लॉयज का वहां पे क्या होता है, एम्प्लॉयज हर जगह होता है, इंडिया में भी होता है। एम्प्लॉयज हर महीने अपने सैलरी से कुछ अमाउंट कट करके देते हैं सेविंग्स के लिए, तो बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। वो क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक इंस्टीट्यूशन को देते हैं जो ये सारा पैसा रखता है और दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करता है। लार्ज फॉरेन इन्वेस्टर्स ग्रुप्स विथ सब्सटैंशियल फंड्स, तो उनके पास सब्सटैंशियल फंड्स होता है। दे इन्वेस्ट इन equity shares and other debt instruments of other companies of other countries। सॉरी मैं क्या लिख रहा हूं। एक FII का एग्जाम्पल लेते हैं, ऑनलाइन खोजते हैं, गूगल बाबा का यूज करते हैं, देखते हैं लार्जेस्ट FII इन इंडिया। अच्छा ये तो वो है, स्टॉक्स विथ हाईएस्ट FII शेयर होल्डिंग, टॉप FII इन्वेस्टर्स के बारे में बात करते हैं।
यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, एक नाम ये रहा, विजय केडिया भाई ने, यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर। देख रहे हैं उनका पोर्टफोलियो साइज देखिए, 1,04,275 करोड़। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर का 97,091 करोड़ उनका पोर्टफोलियो साइज है। तो ये एग्जाम्पल वहां पे लिख लीजिए, एग्जाम्पल यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, उसके बाद में क्या था, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, और भी होंगे आपको यहां पे मिल जाएंगे। गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, ये लिख लीजिएगा बस, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। ठीक है, देखा आपने खुद ने देखा है कितने लार्ज इन्वेस्टर्स हैं। और इस चैप्टर का फुल एंड फाइनल टॉपिक, रिजॉइस करने का मोमेंट आ गया है। फाइनल टॉपिक इस चैप्टर का OFDI, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड, इसको हम कहते हैं OFDI, मतलब उल्टा FDI। FDI का ऑपोजिट आउटफ्लो ऑफ FDI, मतलब पहले क्या हो रहा था, इंडियन कंपनी में कोई बाहर वाला इन्वेस्ट कर रहा था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रही थी। अब क्या होगा, कुछ इंडियन कंपनी बाहर वाले कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, इंडिया से पैसा जाएगा बाहर, उसको हम बोलते हैं OFDI, मतलब उल्टा FDI। तो एक एग्जांपल था, अगर आपने सुना होगा, रिलायंस ने हैमलीज में अक्वायर किया था, मतलब हैमलीज के शेयर्स को अक्वायर किया था, एक मेजॉरिटी स्टेक अक्वायर किया था, तो वो OFDI था, मतलब इंडिया की कंपनी ने बाहर के, इंडिया से बाहर किसी कंपनी को अक्वायर किया। ऐसी और एक एग्जांपल है, पीवीआर सिनेमाज ने श्रीलंका में अपना ब्रांच को एक्सपैंड किया, तो उसने वहां पे इन्वेस्ट किया। तो हम वो दोनों एग्जांपल लिख लेते हैं। पहले तो लिख लीजिए, इट मींस आउटवर्ड FDI, एग्जाम्पल PVR सिनेमाज ऑफ इंडिया एक्सपैंडेड इट्स रीच इन श्रीलंका। तो वहां पे उसको बनाना पड़ेगा ना, या तो वहां पे उसको ये थिएटर्स बनाने पड़ेंगे या बाय करना पड़ेगा। तो PVR सिनेमाज ऑफ इंडिया एक्सपैंडेड इट्स रीच इन श्रीलंका, बस। या फिर और एक एग्जांपल, रिलायंस अक्वायर्ड स्टेक RIL स्टेक इन हैमलीज, हैमलीज यूएस का कंपनी है ना शायद, देख लेते हैं। हैमलीज इज यूएस, हैमलीज यूके का कंपनी है यार, यूके का कंपनी है, ब्रिटिश मल्टीनेशनल रिटेलर कंपनी। लेकिन देखिए ओनर कौन बन गया, रिलायंस रिटेल, हेडक्वार्टर्स यूके का कंपनी है वो, यूके। तो पुराने जमाने में ब्रिटिशर्स इंडिया में आके इंडिया को खरीद रहे थे, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हम जाके वहां पे खरीद रहे हैं। तो रिलायंस अंबानी जी कर रहे हैं दम है उनमें। तो ये था अपना लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। तो आई बिलीव आपको बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर 5 नेक्स्ट क्लास हो सकती है थोड़ी लंबी हो, और हम कोशिश करेंगे चैप्टर 5 को एक ही क्लास में कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में चैप्टर 6 सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक, तो इसके साथ हम आज अलविदा करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। सीखते रहिए और जीतते रहिए। थैंक यू।